राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रगति ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 9th के हमारे आसपास के पदार्थ जो कि साइंस में है। आपको हम एक ही वीडियो में पूरा ये चैप्टर पढ़ाने वाले हैं और यहाँ पर हम सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको बता देंगे, कुछ लिख देंगे और इसके डिस्क्रिप्शन में आपको इसका PDF मिल जाएगा। आप वहाँ से इसका नोट्स लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहली बात पदार्थ हैं। पदार्थ हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ कहने का क्या मतलब है कि हमारे आसपास में जितने भी वस्तु हैं सभी पदार्थ कहलाते हैं। क्यों पदार्थ हैं? तो पदार्थ देखिए, आसपास में जितने भी वस्तु देखेंगे, जितने भी वस्तु सब क्या होंगे? पदार्थ होंगे। तो पदार्थ हैं तो क्यों पदार्थ है? पदार्थ होने के लिए कुछ ना कुछ तो कंडीशन, शर्त होना चाहिए। तो पदार्थ होने के लिए कम से कम 2 कंडीशन उसका होना चाहिए। पहली बात तो द्रव्यमान उसका होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होना चाहिए। उसके बाद वो कुछ ना कुछ स्थान घेरना चाहिए, घेरना चाहिए। जैसे ये मार्कर हुआ, ये भी तो पदार्थ हुआ। जब हमारे चारों आसपास के, हमारे आसपास में जितने भी वस्तु हैं सभी पदार्थ है, तो ये मार्कर भी तो पदार्थ हुआ। क्यों पदार्थ हुआ? क्योंकि इसका कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा, कुछ ना कुछ तो वजन होगा। उसके बाद स्थान भी कुछ ना कुछ तो घेरता होगा। जैसे ये बोर्ड हो गया, इसका कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा, ये कुछ ना कुछ स्थान घेरता होगा, तो ये क्या हुआ? पदार्थ। जैसे हम स्वयं हुए, तो हम, मेरा भी तो कुछ वजन होता होगा, कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होता होगा, कुछ ना कुछ तो एरिया हम भी घेरते हैं। तो क्या हम भी पदार्थ? इसका मतलब हम भी तो पदार्थ हुए। इसी प्रकार और पदार्थ क्या चीज़ नहीं हुआ? पदार्थ होने के लिए तो 2 कंडीशन चाहिए ही चाहिए। उसके पास द्रव्यमान होना चाहिए, स्थान घेरना चाहिए। तो हमारे आसपास में जितने भी वस्तुएं सबको देखिए, क्या वो उसके पास कुछ ना कुछ द्रव्यमान है और वो स्थान घेर रहा है। जैसे हवा हो गया, हवा तो हमारे चारों तरफ ही है, वो भी तो कुछ जगह है छेक रहा है, प्लस में उसका भी तो कुछ ना कुछ तो वजन होगा। ठीक उसी प्रकार अब क्या पदार्थ नहीं हो सकता? जैसे भावना, अति। जैसे हो गया घृणा, क्या घृणा पदार्थ हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके पास तो द्रव्यमान नहीं है। घृणा को माप सकते हैं कि कितना तुमने किससे घृणा किया, या घृणा कितना स्थान घेरता है, कुछ पता है? तो जिसके बारे में ये 2 कंडीशन लागू नहीं हो रहा है वो पदार्थ नहीं कहला जाएगा, नहीं कहलाएगा। और जिसके भी पास ये 2 कंडीशन लागू हो गया कि उसके पास आयतन है और वो स्थान घेर रहा है, तो इसका मतलब द्रव्यमान है और वह स्थान घेर रहा है, तो इसका मतलब पता कर लीजिए कि वो हकीकत में वस्तु है। तब वस्तु है तो वस्तु का कुछ ना कुछ तो प्रवृत्ति होना चाहिए कि कुछ वस्तु होगा तो बहुत कमजोर होगा, कुछ बहुत ताकतवर होगा, कुछ माध्यम होगा, ये सब भी तो हो सकता है। और पदार्थ जो है वो कुछ ना कुछ चीज़ से तो बना होगा। जैसे मार्कर है, मार्कर कुछ ना कुछ तो बना होगा। ये बोर्ड है, बोर्ड भी तो कुछ ना कुछ चीज़ से बना होगा। तो ठीक उसी प्रकार पदार्थ जो है कण से मिलकर बना है। पदार्थ क्या है? कणों से मिलकर बना हुआ है। सभी पदार्थ क्या है? कणों से मिलकर बना हुआ है। जैसे ये है तो ये भी कण से मिलकर बना हुआ है। तो कण से मिलकर बना हुआ है तो कण क्या होगा? बहुत अत्यंत सूक्ष्म होगा। कण से मिलकर बना है तो कण बहुत अत्यंत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होगा, बहुत सूक्ष्म। तो इसका मतलब पदार्थ कणों से मिलकर बना है, जो कि कण बहुत अत्यंत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होगा, जिसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, बिना सूक्ष्मदर्शी से। हो गया। तो यही कण जब बहुत पास पास में होगा तो उसका प्रवृत्ति कुछ अलग होगा, और जो थोड़ा हटके होगा उसका अलग होगा, जो बहुत बहुत दूर दूर में होगा उसका प्रवृत्ति अलग होगा। तो इसके प्रकार आप कितना समझे कि 3 प्रवृत्ति होना चाहिए। एक जो बहुत पास में है तो वो ठोस होगा, जो थोड़ा माध्यम है तो थोड़ा द्रव के प्रकार बह जाएगा लेकिन वहीं रहेगा। एगो बहुत दूर दूर में होगा तो वो जहते फैलते रहेगा तो गैस हो जाएगा। क्या उसके बाद क्लास 9th में आपको 3 ही देखने को मिलेगा, लेकिन ये 5 प्रकार के होते हैं। तो पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया ठोस, उसके बाद हो जाएगा द्रव, उसके बाद हो जाएगा गैस, उसके बाद हो जाता है प्लाज्मा,
ये प्लाज्मा क्लास 9th में नहीं मिलेगा देखने के लिए, थोड़ा बहुत मिल भी सकता है, लेकिन थोड़ा जानकारी इसके भी बारे में दे देते हैं। उसके बाद आएगा बॉस आइंस्टीन आइंस्टीन संघनन। बॉस आइंस्टीन संघनन पदार्थ के कितने प्रकार हो गए? 5 हो गए। द्रव, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बॉस आइंस्टीन संघनन। तो ठोस है, तो कोई वस्तु ठोस क्यों है? उसके पास तो पहली बात तो पदार्थ कण से मिलकर बना होगा, और कोई पदार्थ ठोस है तो क्यों होगा ठोस? वो कण जो होगा बहुत पास पास में तो होगा, इसके कण कण क्या होगा? बहुत पास पास, बहुत पास। उसके बाद द्रव का क्या होगा? द्रव का कण तो थोड़ा मध्यम होगा। उसके बाद गैस है, तो गैस तो बहुत दूर दूर में फैलता रहेगा, तो ये बहुत दूर। गैस के कण क्या होगा? बहुत दूर दूर होगा। द्रव के मध्यम रहेगा, जिसके कारण वो रखोगे तो वही रहेगा, थोड़ा वो पसर जाएगा। उसके बाद ठोस जैसा रख दोगे वैसा ही रहेगा। उसके बाद कण से मिलकर बना है, तो ये हो गया। के बाद ये बहुत पास में क्यों है, मध्यम क्यों है, बहुत दूर क्यों है? तो उसके लिए क्या होगा? तो कण बहुत पास पास है, मध्यम है, बहुत दूर है, तो ये सब क्यों है? तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो कार्य करता होगा, कुछ बल होगा जो कार्य करता होगा, जो ठोस के बहुत पास रखता होगा, जो मध्यम है उसको उसमें उतना बल नहीं होगा, जो बहुत दूर में है उसके पास तो सरपटे बल नहीं होगा। तो ठीक उसी प्रकार इसके अंदर एक बल कार्य करता है, वो बल का नाम है अंतराण्विक बल। इसमें ज़्यादा होता है, इसमें समझिए मजबूत होता है, मजबूत अंतराण्विक, यही अंतराण्विक बल लिख देते हैं, अंतराण्विक बल। इसमें क्या होगा? मजबूत। इसमें क्या होगा? मध्यम होगा। इसमें क्या होगा? बहुत कमजोर। इसमें बहुत कमजोर होगा, इसीलिए ना कमजोर है, तो ये जहते उड़ जाता है। इसमें बहुत मजबूत होगा, इसीलिए ये पास पास में रहता है। उसके बाद कण हो गया, अंतराण्विक बल होगा, कुछ ना कुछ तो और प्रवृत्ति होगा। जैसे ठोस है, ये बह नहीं सकता, जैसे द्रव बह जाता है, गैस तो उड़ जाता है, तो इसमें एक और होता है अंतराण्विक बल। ये अंतराण्विक बल हो गया, वो होता है संपीड़िता। संपीड़िता मतलब होता है कि वो बहने का प्रवृत्ति एक तरह से हो गया। तो क्या ठोस बहता है? ठोस नहीं बहता है, तो इसमें संपीड़िता नहीं होते हैं या कम होते हैं, नहीं या बहुत कम होते हैं, क्योंकि सब चीज में सब लागू होता है, तो बहुत कम होते हैं, बहुत कम। एकरा में मध्यम, जिसके कारण ये सिर्फ बहता है। अब के बाद संपीड़िता गैस में बहुत अधिक होगा तभी ना वो उड़ता है, तो इसमें बहुत अधिक। उसके बाद ये पदार्थ है, उसमें और भी कुछ गुण होगा, कुछ ना कुछ तो और भी गुण होगा। तो मुख्य रूप से आप ये 3 ही गुण तब तक रखिए, पीडीएफ में बहुत दिया गया है, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठोस के कण बहुत पास पास होंगे, द्रव के मध्यम होगा, यानी कि थोड़ा थोड़ा हट के होगा। उसके बाद गैस बहुत दूर दूर होगा। अंतराण्विक बल ठोस में बहुत ज़्यादा मिलेगा, द्रव में मध्यम मिलेगा, गैस में बहुत कमज़ोर होगा, जिसके कारण वो फैलते रहता है। और संपीड़िता बहुत कम होगा ठोस में, क्योंकि बहुत कम होने के कारण वो बहता नहीं, जिस शेप में रखो उसी शेप में रह जाता है। वो के बाद द्रव हो गया, द्रव में क्या होगा? वो माध्यम में रहेगा, जिसके कारण वो रखोगे तो वो थोड़ा पसर जाएगा, जिस चीज़ में रखोगे वो वैसा ही रहेगा। गैस का तो प्रवृत्ति है, वो ज़्यादा अधिक संपीड़िता होने के कारण वो जहते फैलते रहता है। तो ये हो गया। उसके बाद ठोस है, तो उसका आप शेप से याद आया कि जैसे ठोस है उसका आकार तो एक निश्चित होगा। जैसे कोई भी ठोस है, आप जैसे ये ठोस हुआ तो इसका आकार इतना है कि इतना ही है, तो ठोस का क्या हो जाएगा? आकार निश्चित हो जाएगा।
उसके बाद क्या द्रव का आकार निश्चित होगा? निश्चित नहीं होगा। क्यों नहीं निश्चित होगा? आप एक बाल्टी पानी लीजिए, पानी तो द्रव हुआ, एक बाल्टी पानी लीजिए, बाल्टी में रखिएगा तो बाल्टी तरह है, नीचे में रखिएगा तो पसर जाएगा, गिलास में रखिए तो गिलास तरह हो जाएगा। नहीं कि द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, जिसके कारण वो जो है जिस चीज में रखो आकार उसी का ले लेगा। तो इसका आकार निश्चित नहीं होता है, तो काट दीजिए। उसके बाद क्या गैस का आकार निश्चित होता है? गैस का तो आकार और निश्चित नहीं होता, वो जहते फैलते रहता है तो उसका आकार होता है। तो गैस का भी आकार निश्चित नहीं है, गैस का भी आकार निश्चित नहीं है। उसके बाद आता है आयतन। ठोस का आकार देख लिया, द्रव्यमान देख लिया और गैस देख लिया। अब आयतन देखिए। ठोस का आयतन, ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, तो इसको भी सही कीजिए। यानी कि आयतन भी इसका निश्चित है। क्या द्रव के निश्चित है? तो द्रव का आयतन निश्चित नहीं है। क्यों निश्चित नहीं है? क्योंकि आप जैसे एक बाल्टी हुआ, उसमें पानी जितना रखेंगे तो उतना एरिया कवर कर लिया। क्या उतना ही पानी किसी दूसरे वस्तु में रखिएगा जो बाल्टी का साइज के नहीं है, तो क्या उतना ही आकार छेकेगा? ज़्यादा है तो ज़्यादा छेक लेगा, कम है तो कम छेक लेगा। तो इसका आयतन भी निश्चित नहीं होगा। उसके बाद ये द्रव का आयतन, द्रव का आयतन निश्चित होता है। क्यों निश्चित होता है? क्योंकि जितना पानी है उतना ही ना पानी रहेगा, जहाँ हम रखिए उतना ही रहेगा। तो इसका आयतन क्या होगा? निश्चित होगा। उसके बाद गैस हो गया। गैस का नहीं तो आकार निश्चित है, नहीं तो आयतन निश्चित है। उसके बाद इतना हो गया। उसके बाद इसमें उदाहरण देखिए। ठोस का उदाहरण क्या हो सकता है? पत्थर हो सकता है, पत्थर हो सकता है, ये मार्कर भी हो गया, मार्कर भी हो गया, टेबल भी हो गया, टेबल भी हो गया। अब इसका द्रव्यमान का उदाहरण क्या हो सकता है? द्रव्य का उदाहरण क्या हो सकता है? तेल हो सकता है, पानी हो सकता है, घी हो सकता है। गैस का क्या हो गया? वायु हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। ये हो गया। अब आता है ये दो, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन संघनन। पहली बात तो प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था होती है, प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। और ये हाई टेम्परेचर और विद्युत, ये चौथी अवस्था, चौथी अवस्था होती है। उसके बाद ये हाई टेम्परेचर पर बनता है, हाई ताप पर बनता है। उसके बाद ये विद्युत धारा पर भी बनता है, विद्युत धारा पर बनता है, विद्युत धारा पर बनता है। वो हो गया। इसका जैसे उदाहरण है हो जाएगा सूर्य और अन्य तारे, अन्य तारे इसका उदाहरण। और बोस आइंस्टीन संघनन हो गया शून्य से भी शून्य परम शून्य तापमान, शून्य से भी शून्य परम शून्य तापमान पर क्या बनता है? बोस आइंस्टीन संघनन, जो कि पदार्थ का एक रूप होता है। और इसका खोज किसने किया था? भारत के एक भौतिकी विज्ञानी शास्त्र सत्येंद्र नाथ बोस। खोज किया था भारत के भौतिक विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस, जिसका प्रतिपादन किया आइंस्टीन, इसीलिए इसका नाम पड़ गया बोस आइंस्टीन संघनन। तो ये क्या होता है? शून्य से शून्य परम शून्य ताप पर बनता है। इतना समझ गए। उसके बाद अब आता है, इसके बाद ठोस से द्रव में कैसे बनाया, द्रव से गैस कैसे बनाए, गैस से द्रव कैसे बनाए, द्रव से ठोस कैसे बनाए। अब ये आता है तो थोड़ा क्लीन करके बताते हैं। उसके बाद क्या आता है?
कोई भी वस्तु ठोस है, जैसे ये वस्तु क्या है, ठोस है, इसको द्रव में लाएंगे, द्रव में, उसके बाद द्रव से हम गैस में लाएंगे, गैस में, उसके बाद क्या करेंगे, गैस को क्या हम करेंगे, द्रव में लाएंगे, द्रव को ठोस में लाएंगे, हो गया। उसके बाद गैस को डायरेक्टली हम क्या करेंगे, ठोस में लाएंगे, और ठोस को क्या करेंगे, डायरेक्टली हम द्रव में लाते गैस में लाएंगे। ठोस से द्रव में जाने के लिए क्या करेंगे, कोई भी ठोस है, द्रव में जाने के लिए क्या करेंगे, उसको ताप देंगे, उसको पिघलाएंगे, तभी ना वो द्रव में आएगा। जैसे ठोस में हो गया, जैसे पानी, देखिए पानी सबसे अच्छा उदाहरण है पानी। जैसे हो गया, पहले हो गया बर्फ, बर्फ ये ठोस में हो गया, उसके बाद ये हो जाएगा पानी, क्या हो गया, द्रव, यही बाष्पीकृत हो गया गैस। सबसे अच्छा उदाहरण है समझने के लिए। तो ठोस से द्रव, द्रव से गैस, तो ठोस, कोई वस्तु ठोस है तो ठोस को द्रव में कैसे लाएंगे, उसको ताप देंगे, जिसके कारण वो पघल के क्या हो जाए, द्रव हो जाए। उसके बाद द्रव है तो उसको भी तो ताप देंगे ताकि वो क्या हो जाए, वाष्पीकृत हो जाए। उसके बाद जब गैस हो गया तो गैस को द्रव में कैसे लाएंगे, जैसे बहुत दूर दूर फैला हुआ है तो उसको द्रव नामने के लिए तो उसको पास करेंगे, संघनन करेंगे, इकट्ठा करेंगे तो द्रव हो जाएगा। द्रव हो गया तो उसको ठोस नालने के लिए क्या करेंगे, उस पर दबाव लगाएंगे, उसको जमाएंगे, जिसके कारण वो ठोस बन जाएगा। ये हो गया। उसके बाद एक अलग आता है, अलग कॉन्सेप्ट, गैस से ठोस। गैस से ठोस, या तो जैसे संघनन में एक ही तरह होगा, तो ये गैस से ठोस बनाने के लिए निक्षेपण हमको करना पड़ेगा। उसके बाद ठोस से गैस करने के लिए हमको ऊर्ध्वपातन करना पड़ेगा। तो पहले एक एक समझते हैं। तो ठोस से द्रव में जाने के लिए क्या करिएगा आप, ठोस से द्रव में जाने के लिए आप उसको ताप दीजिएगा, ताप देने के बाद वो पिघलेगा, तो यहाँ क्या होगा, पिघलना। ठोस से द्रव में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पिघलाना पड़ेगा, इस पर ताप देंगे तब ना। इसमें ताप का ज़्यादा योगदान होता है, क्योंकि ठोस में ताप ही देंगे तब पिघलेगा। अब द्रव है तो गैस होने के लिए क्या करेगा, जैसे कोई भी पानी, जैसे कभी कभी चावल और बनाते हैं तो उसमें पानी उड़ता है खोल के, तो वाष्पीकृत होकर ऊपर में पानी गैस की तरह उड़ता है। तो यहाँ गैस होने के लिए क्या होगा, वाष्पीकृत होगा, वाष्पीकरण। द्रव से गैस होने के लिए क्या होना पड़ेगा, वाष्पीकरण। अब गैस से द्रव होने के लिए क्या पड़ेगा, जैसे बहुत गैस तो बहुत दूर दूर फैलता है, उसको पास करने के लिए तो संघनन करना पड़ेगा इकट्ठा। तो गैस से द्रव होने के लिए क्या करना पड़ेगा, संघनन। संघनन हो गया, गैस को एक जगह में संघनन कर दिया। जैसे गैस सिलेंडर में वो कितना 15 किलो 20 किलो गैस सिलेंडर में उठता है ना गैस, वो तो हवा हुआ, लेकिन उसको उतना ही जगह में उतने क्यों हटा देते हैं, वो संघनन करता है। संघनन करते हैं तो उसमें क्या आता है, द्रव बन जाता है। तो गैस में उसमें हवाज भरा जाता है, जैसे गैस हुआ तो उसको हवाज भरा जाता है, वो क्या के रूप में रहता है, द्रव के रूप में रहता है। सिलेंडर के अंदर गैस द्रव के रूप में रहता है। उसके बाद द्रव को आप ठोस करिएगा तो क्या करिएगा, जमाएंगे तभी ना होगा। यहाँ तो संघनन करके द्रव बना दिया, अब द्रव को ठोस बनाने के लिए उसको जमाना पड़ेगा। तो इसको क्या करिएगा, जमाना, जमना, जमना, यह जमाना पड़ेगा। उसके बाद अब पिघला क्यों, बाष्पीकरण क्यों हुआ, संघनन क्यों हुआ, जमना क्यों हुआ, तो पिघलना। किसी ठोस पदार्थ को ताप देने पर, कोई भी ठोस पदार्थ उसको ताप देने पर क्या होगा, वो पिघलेगा। अब उसके बाद द्रव में भी ताप देने पर क्या होगा, वो जलवाष्प बनेगा, जिसके कारण वाष्पीकरण होगा और गैस बनेगा। और गैस को इकट्ठा करिएगा तो संघनन हो जाएगा, जिसके कारण द्रव बन जाएगा। और ये क्या है, द्रव है, द्रव को जमाएंगे तो ठोस बन जाएगा। अब गैस है, गैस से ठोस डायरेक्ट बनाएंगे, बीच में द्रव नहीं आना चाहिए। तो गैस से डायरेक्ट द्रव बनाने के लिए क्या करेंगे, निक्षेपण करेंगे, निक्षेपण। उसके बाद ठोस से गैस में जाने के लिए ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि ठोस से बिना द्रव में बदले,
ठोस से बिना द्रव में बदले गैस रूप में जाने के लिए कौन सी प्रक्रिया होती है? तो उसके लिए क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन। जिससे पूछ लेगा गैस से बिना द्रव में जाए ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, तो उसमें कौन सा प्रक्रिया काम करता है? तो क्या कहेंगे? निक्षेपण। ठीक उसी प्रकार ठोस से द्रव में जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पिघलना कहते हैं। द्रव से गैस में जाने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। गैस से द्रव में जाने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। द्रव से ठोस में जाने की प्रक्रिया को जमना कहते हैं। ये हो गया। उसके बाद तो इसमें आता है गलनांक। गलनांक आता है। गलनांक क्या है? गलनांक क्या है? तो वह पदार्थ जो न्यूनतम ताप पे पदार्थ क्या है? न्यूनतम ताप पर वो क्या करता है? गलनांक यानी कि कोई भी पदार्थ हो न्यूनतम ताप पे क्या होता है? वो पिघलना या गलना गलना क्या करेगा? वो प्रारंभ कर देगा। तो वह पदार्थ जो न्यूनतम ताप पर पिघलना या गलना प्रारंभ कर दे, वो क्या कहलाएगा? गलनांक कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार होता है क्वथनांक। क्वथनांक क्या हुआ? तो वह पदार्थ जो न्यूनतम ताप पर उबलने लगे, इसमें पदार्थ क्या होगा? न्यूनतम ताप पर क्या होगा? वो उबलने लगा। वो बोलो न उबलने लगता है। तो क्वथनांक क्या होगा? यानी कि वह पदार्थ जो न्यूनतम ताप पर उबलने लगता है, वो क्या हो जाएगा? क्वथनांक होगा। जैसे जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि आप जैसे पानी को उबालेंगे तो क्या होगा? जब जैसे वो 100 डिग्री सेल्सियस वायुमंडलीय ताप के बराबर हो जाएगा, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पड़ता है, तो जैसे उसके बराबर आ जाएगा, क्या होगा? वो उबलने लगेगा, और नहीं तो उबलेगा नहीं। गलनांक कोई भी न्यूनतम ताप पर जैसे पदार्थ पिघलने लगे तो गलनांक हो गया, और कोई भी पदार्थ न्यूनतम ताप पर उबलने लगा तो क्या हुआ? क्वथनांक हो गया। इतना पढ़ने के बाद आपका क्लास 9 का चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ का पूरा खत्म होता है। और जैसे बता दिया तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद इसके डिस्क्रिप्शन में आपका इसका मिल जाएगा। ये जो जितना पढ़ाए हैं इसका अच्छे से लिख के नोट्स बनाए हैं, आप उसको देख के अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और टेलीग्राम पे आ जाएगा उसका PDF, तो अच्छे से टेलीग्राम में भी जुड़ जाइएगा और इसका PDF अच्छे से लिख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। यहाँ एक बार वीडियो देखने के बाद आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और PDF से नोट्स बना लीजिएगा, आपका हो जाएगा पूरा क्लियर। तो आशा उम्मीद है कि क्लास 9 के हमारे आसपास के पदार्थ साइंस का पहला चैप्टर का 1 शॉट वीडियो में आपका ख़त्म हो गया है। तो आप नेक्स्ट वीडियो क्या है? नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसको हम अगले कक्षा में बनाने वाले हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ये आप कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा है, ताकि हम अच्छे और एनर्जी हो के अगले क्लास को और अच्छे से समझा पाएँ। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।